चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्मैकडाउन पर क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ है भाई स्मैकडाउन के ऊपर। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है भाई एक वोल्ट नाम के बक्से में जो है क्राउन जूल चैंपियनशिप को लाया जाता है स्मैकडाउन पर। इसके बाद स्मैकडाउन की शुरुआत करती है द ब्लड लाइन बैड ब्लड लाइन सोलो सिकोआ, जहां पर सोलो सिकोआ एक्नॉलेज मी बोल, लेकिन भाई जे उसो आया शो के ऊपर, सोलो को समझाया, सोलो नहीं मान रहा है। उसके बाद हीट करने की कोशिश की रोमन रेंस ने, लेकिन नो हीट बोल के चला गया भाई जे उसो वापस। और फिर रोमन रेंस अब एक्नॉलेज करने की बात कर रहे हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन रोमन रेंस को जो है पॉल हेमन चाहिए, जिमी उसो को जे उसो चाहिए, भाई किसको कौन चाहिए। इसके बाद शो के ऊपर एक नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होता है। स्ट्रीट प्रॉफिट डीआईवाई और प्रिटी डडली के बीच मैच स्टार्ट होते हैं भाई। प्रिटी डडली तो साइड हो जाते हैं और डीआईवाई और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लड़ने देते हैं, लेकिन एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट जो है टॉप रोप से अपना ब्लॉकबस्टर फिनिशर हिट कर देती है प्रिटी को, और नीचे रिंग में भाई डीआईवाई डडली के ऊपर भी अपना फिनिशर हिट कर देती है और दोनों एक साथ पिन कर लेते हैं। 1 2 3 हो जाता है और रेफरी कहती है कि डीआईवाई जीत चुके हैं, जबकि स्ट्रीट प्रॉफिट भी जश्न मना रहे हैं कि हम भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर क्लियर करती है जेसिका जो है, ये क्लियर करती है जो कि रेफरी है इस मैच की, डडली के ऊपर जो है टैग था। डडली जो है मैच में ऑफिशियल बंदा था, जिसकी वजह से डडली के ऊपर डीआईवाई ने पिन किया है, तो डीआईवाई इस मैच को जीत चुके हैं और अब वो आगे जा रहे हैं टूर्नामेंट में। तो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट जो है इन सब चीजों से काफी नाराज है भाई, इन्हें हील टर्न कर लेना चाहिए। बॉबी जैसी के साथ जो है हील ही आए थे, लेकिन भाई लोगों ने फेस बना दिया चीयर कर करके। लेकिन भाई इसके बाद जो है शो के ऊपर एक और टैग टीम मैच होने वाला था, वुमेन्स टैग टीम मैच, बेली नायोमी वर्सेस नाया जैक्स एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन। लेकिन नाया जैक्स को खबर मिलती है कि ट्रिफनी स्ट्रैटन की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकती है शो के ऊपर, तो वो शो के ऊपर नहीं आ पाएंगे और ना ही मैच लड़ पाएंगे, तो मैच को कैंसिल करवा दिया जाए। और निक ऑल्डिस जो है पीछे से कहता है कि मैच कैंसिल नहीं होगा, तो नाया जैक्स कहते हैं क्या क्या मतलब, मेरी पार्टनर नहीं आ रही है तो मैच कैसे होगा बिना पार्टनर के। तो निक ऑल्डिस समझाते हैं कि देखो हमारे पास और भी बहुत सारी बंदियां हैं, वो उनमें से कोई भी लड़ सकता है, लॉकर रूम में बहुत सारी हैं। वैसे यहाँ पर कैंडिस लेरे आ जाती है और इंडी हार्टवेल कहने लगती है कि तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है, तो हम आ चुके हैं। और वैसे भी कैंडिस लेरे जो है इतिहास की पहली वुमेन्स स्पीड चैंपियन है, तो एक चैंपियन और एक दूसरा चैंपियन जो एक साथ टैग टीम में आएंगे, कितना मजा आएगा। और निक ऑल्डिस भी कहते हैं कि हाँ बहुत सही है, 2 चैंपियंस एक साथ होंगे, ऐसे वाला मैच है, इसे कंफर्म किया जाए। और नाया जैक्स कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी वजह से हारी तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी आज। इसके बाद शो के ऊपर ये टैग टीम मैच होता है, बेली नायोमी वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे, जिसमें नायोमी और बेली मिलकर भाई काफी बेहतरीन टैग टीम वाली जुगलबंदी दिखा रही होती है। लेकिन यहाँ पर एंड में कैंडिस लेरे के पास जब टैग होता है तो वो रेफरी को उलझा लेती है और रिंग साइड पर इंडी हार्टवेल बेली के ऊपर अटैक करके उसे रिंग के अंदर फेंक देती है, और फिर कैंडिस लेरे बेली के ऊपर पिन करके इस मैच को जीत जाती है अपनी टीम के लिए। और नाया जैक्स हैरान हो जाती है। पहली बात तो भाई नाया जैक्स पूरे मैच में पिट रही, तो भाई सबको शॉक कर दिया यहाँ पर कैंडिस लेरे ने भाई, सच में उन्होंने भाई बेली को हरा दिया भाई, पिन कर दिया, भले ही कैसे भी हराया हो। तो भाई कैंडिस लेरे शायद आप अगली अपोनेंट भी बन सकती है नाया जैक्स का, इस तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद शो के ऊपर जो है पाइपर नेवन वर्सेस लैश लेजेंड का एक मैच होता है, जिसे देखने के लिए बियांका बेलेर और जेड कारगिल हमारी वुमेन्स चैंपियन भी मौजूद होती है। रिंग साइड पर चेल्सी ग्रीन भी होती है। ये मैच चल रहा होता है जिसमें यहाँ पर चेल्सी ग्रीन एंड में इंटरप्ट करती है और चेल्सी ग्रीन के ऊपर यहाँ पर जकारा जैक्सन अटैक कर देती है रिंग साइड पर, उसे साइड कर देती है। जिसके बाद पाइपर नेवन मौके का फायदा उठाकर अपना फिनिशर हिट करने जाती है, लेकिन लैश लेजेंड जो है रिवर्स करती है और उसके बाद अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाती है और पाइपर नेवन को हरा देती है, जिसे देखकर हमारी जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है वो काफी शॉक हो जाते हैं। तो भाई इनका भी जो है वुमेन्स टैग टीम मैच हो ही जाएगा और शायद वो क्राउन जूल में भी हो सकता है, क्योंकि भाई इनके बिना तो हो ही नहीं सकता क्राउन जूल, है ना। वैसे क्राउन जूल से याद आया भाई, वो वॉल्ट में डाल के क्राउन जूल चैंपियनशिप लाई गई थी, तो भाई उस चैंपियनशिप को फाइनली उठाकर जो है रिंग के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं भाई। देखो सच बता रहा हूँ, इसका जो यहाँ पे प्रोमो था भाई ये बहुत लंबा हो गया, जिस वजह से भाई अच्छा खासा चलता हुआ शो थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगा था, क्योंकि भाई प्रोमो इसने बहुत लंबा कर दिया, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था भाई। मेन बात कर देता भाई, जैसे कि वो व्हाट इफ वाली बातें की थी, क्या होता अगर स्टोन कोल्ड और गोल्डबर्ग का मैच होता चैंपियन वर्सेस चैंपियन के तौर पर, WCW वर्सेस WWE के तौर पर, वहां पर कितना मजा आता भाई। इसे थोड़ी और छूट मिलती तो बोल देता कि भाई क्या होता अगर AEW के जॉन मॉक्सली वर्ल्ड चैंपियन लड़ते रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियन से उस टाइम पर, तो कितना मजा आता भाई। लेकिन यहाँ पर होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन, रॉ का चैंपियन लड़ेगा स्मैकडाउन की चैंपियन से, WWE चैंपियन लड़ेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से क्राउन जूल में, और ये चैंपियनशिप उसके पास आएगी, लेकिन ये चैंपियनशिप मेरे पास आएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत चमचमा रही है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं इसे लेके जाने वाला हूं। तो मैं अपनी बेटी के लिए ये जो है जीतना चाहता हूं और इसे लेकर जाऊंगा मैं अपने साथ। और रही बात गुंथर की, मेरे अपोनेंट की, तो मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहूंगा, वो काफी रिस्पेक्टफुल बंदा है, उसकी लोग जो है बहुत सारी प्रशंसा करते हैं, बहुत सारे लेजेंड्स उसे मानते हैं कि वो काफी ताकतवर है, उसकी चॉप से लोग डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। वो भले ही आकर यहाँ पर भूचाल कर देता हो सब कुछ, लेकिन नहीं, मैं उससे नहीं डरता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं उसे इन्वाइट कर रहा हूँ अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर कि वो आए, मेरे आमने सामने हम दोनों अच्छे से बात करेंगे।
और मैं जानना चाहूंगा कि वो किस बारे में बात करना चाहेगा, जिसके बाद कोडी रोड्स इस प्रोमो को यहीं पर खत्म कर देते। और भाई इतना ही वटेव कर रहा था, तो मैं तो सोच रहा था कि भाई क्या हो अगर TNA का वर्ल्ड चैंपियन आकर कोडी रोड्स को हरा के चला जाए। वेल इसके बाद भाई वो केविन ओवेंस ने भाई जितने भी कांड किए भाई अभी तक वो सब दिखाए जाते हैं CCTV कैमरास के थ्रू। कोडी के ऊपर अटैक किया, रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद भाई केविन ओवेंस ने वो फुटेज भेजी थी जिसके बारे में हमने बात की थी, तो वो फुटेज यहाँ पर चलाई जाती है और केविन ओवेंस इसमें कहते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, मुझे वहां आने से रोका जा रहा है जहां पर मैं बिलोंग करता हूं और ऐसी चीजें मेरे साथ की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उनके चमचमाते गोल्डन बॉय के ऊपर हाथ उठाया है, मैंने उसे मारा है और वो भी बैक स्टेज में जाके मारा है, इसलिए उसकी बस के सामने मारा है, इसलिए नहीं। यहाँ पर ऐसा सब कुछ होता है, यहाँ पर हमेशा से ऐसी चीजें होती है। लॉकर रूम में ऐसे ही तो रहते हैं बंदे, ऐसे ही तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि केविन ओवेंस के लिए कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा अपने दोस्तों को धोखा देता है और ब्ला 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 पता नहीं कितनी सारी बकवास बातें मेरे बारे में करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रैंडी ऑर्टन ने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे ऊपर उसे चुनोगे, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि हम जो है बेहतरीन हैं, हम जो है अलग थे, लेकिन तुमने उसे चुना, पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब जो है WWE मुझे वहां पर आने से रोक रही है, कुछ भी करने से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो मैं नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा या फिर मैं शायद आ पाऊंगा या नहीं। ये क्लिप जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है जब केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं नहीं जानता मैं कब वापस आऊंगा। लेकिन उसके बाद भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्लिप जो है आधी दिखाई है WWE वालों ने, वो तो केविन ओवेंस भाई बता ही देंगे सोशल मीडिया के ऊपर आकर अगर कुछ भी गड़बड़ की होगी भाई WWE ने। इस वीडियो को निक ऑल्डिस काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आकर निक ऑल्डिस से बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें केविन ओवेंस के सामने मैच लड़ना है, तो निक ऑल्डिस मना कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि देखो मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे लड़ना है, इसे ऑफिशियल करो अभी के अभी। निक ऑल्डिस कहते हैं कि समझो इस बात को, ये ऑर्डर्स मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम क्यों नहीं कर सकते, तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि क्योंकि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सब ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन चुप हो जाते हैं और रैंडी ऑर्टन समझ जाते हैं कि कहां से आए हैं ऑर्डर्स, ये फाइनल बॉस के ऑर्डर्स हैं भाई, तो सबको मानने पड़ेंगे। तो भाई मजाक कर रहा हूँ, ट्रिपल एच ने दिए होंगे ऑर्डर और क्या भाई, ऊपर से आए ऑर्डर भाई, ऊपर से कहीं से भी आ सकते हैं, आकाशवाणी हुई होगी। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर एक और ट्रिपल थ्रेट टैग टीम नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होता है जिसमें ए टाउन टाउन अंडर है और हुम्बर्टो कार्लो एंजल गार्जा है। लेकिन उसके बाद WWE में डेब्यू कर रही, रिटर्न कर रही एक और नई टीम, जिसका नई तो नहीं है, बहुत पुरानी टीम है, मोटर सिटी मशीन गन्स का यहाँ पर डेब्यू होता है और वो मैच में भाई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं। वो बात अलग है, जितने भी मूव्स ये लोग हिट कर रहे होते हैं भाई उनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आती है कि वो मूव एक्चुअल में हिट हुआ भी है या नहीं, लेकिन कोई नहीं भाई, तो यहाँ पर एंड में अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं और काफी बेहतरीन डेब्यू कर लेते हैं WWE में। मोटर सिटी मशीन गन्स ये जो है इस टूर्नामेंट में आगे जा चुके हैं। वैसे अगर इनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं तो बस इतना समझ लो कि भाई ये लोग टैग टीम डिवीजन के एजे स्टाइल्स हैं। इसके बाद जो है शो का मेन इवेंट आ चुका है, तो यहाँ पर OTC ओरिजिनल ट्रैवल चीफ, ओनली ट्रैवल चीफ रोमन रेंस आते हैं क्योंकि फेस टू फेस होने वाला है सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का। जिसके बाद रोमन रेंस मुस्कुरा कर कहते हैं कि शायद ये आखिरी बार होने वाला है, तो कोलंबिया एक्नॉलेजमेंट। जिसके बाद हर कोई जो है रोमन रेंस OTC को एक्नॉलेज करता है और उसके बाद तो उसके बाद पूरी ब्लड लाइन धोती है रोमन रेंस को बुरी तरीके से और सोलो सिकोआ फिर एक समोन स्पाइक बजाता है, रोमन रेंस को नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने के बाद रोमन रेंस को एक और समोन स्पाइक बजाता है और रोमन रेंस को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखो ये सब कुछ मेरा है, ये मेरी ब्लड लाइन है, अब यहाँ पर मैं रूल करता हूँ और ये लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता कोई एक्नॉलेज करता है सोलो को, वेल जो भी है, लेकिन फिलहाल जिमी ऊसो को भी धो दिया बुरी तरीके से, रोमन रेंस की भी धज्जियां उड़ा दी सोलो सिकोआ ने अपनी बैड ब्लड लाइन के साथ मिलकर। इसके बाद शो तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन शो के दौरान कार्मेलो हैयस और अंदरादे के बीच भाई थोड़ा सा इंटरव्यू वाली बात होने वाली थी, लेकिन ये लोग बात ही कहाँ करते हैं, मुकालात करने लगते हैं। जिसके बाद काफी सारे ऑफिशियल्स और निक ऑल्डिस यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनको यहाँ से अलग तो कर देते हैं। जिसके बाद निक ऑल्डिस ये अनाउंस करते हैं कि ये दोनों काफी अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं और 7वीं बार लड़ रहे हैं, तो कुछ एक बेहतर चीज होनी चाहिए, एक स्पेशल रेफरी होना चाहिए इनके मैच में। जिसके बाद यहाँ पर एले नाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ वो जेब्रा शर्ट पहनने के लिए और मैं पहले भी बहुत कुछ कर चुका हूँ, सिक्योरिटी गार्ड रह चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है, तो अब ये भी मैं कर सकता हूँ और इन दोनों को मैं अच्छे से समझा कर रख सकता हूँ कि इन्हें क्या करना है मैच में। अब मेरी नजरों में होगा वो सारा मैच। तो भाई अगले हफ्ते हमें कार्मेलो हैयस वर्सेस अंदरादे का 7वां मैच देखने को मिलेगा, जिसमें एले नाइट स्पेशल रेफरी होने वाले हैं। क्या मतलब भाई, एले नाइट दोनों को BFT बजा के मैच को ड्रॉ करवा देगा और फिर ट्रिपल थ्रेट मैच क्राउन जूल में सेटअप। वेल अगले हफ्ते भाई WWE टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर का भी हमें पता चलेगा। मोटर सिटी मशीन गन्स लड़ेंगे अगेंस्ट DIY और फेस टू फेस होगा अनडिस्प्यूटेड
चैंपियन और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स और गुंथर का अगले हफ्ते। तो भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन को तो भाई काफी अच्छे से सेटअप कर दिया गया है, लेकिन भाई आज की जो स्मैकडाउन थी उसे देखकर भाई बहुत पुरानी वाइब्स आने लगी भाई। जैसे ब्लड लाइन सागा जब चलता था भाई, जब ब्लड लाइन ही मैं शुरुआत करती स्मैकडाउन की, ब्लड लाइन के सेगमेंट्स पर ही चलता था और उसके बाद ब्लड लाइन से ही एंड होता था, तो वैसा स्मैकडाउन हमें देखने को मिला आज। तो भाई बहुत मजा आया उस वजह से, और भाई बहुत ही बेहतरीन स्मैकडाउन था। लेकिन भाई नो हीट को कोई हीट में बदल सकता है, उसको की ना को कोई हा में बदलवा सकता है, तो वो शायद एक ही बंदा है, सैमी ज़ेन। तो देखते हैं कि भाई कब ये ब्लड लाइन रीयूनियन जो है पूरी तरीके से हो जाता है। तो उसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर। वैसे भाई मुझे तो लगता है कि जे उसको सिर्फ टाइटल दिखाने आया था। इस सारे ब्लड लाइन मेंबर्स को देखो कि मेरे पास टाइटल है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है मेरे पास, सबसे प्रेस्टिजियस मेन इवेंट लेवल की, ये पता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।